नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में वहां की वर्तमान नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई में यह संभव है कि आर्टिकल 370 को वापस कश्मीर में लागू किया जा सकता है, या बस यह नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को खिलाया जा रहा शुगर कोटेड झूठ है, या उनका प्रस्ताव किसी और अलग दर्जे की बात कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि क्या आर्टिकल 370 की जम्मू कश्मीर में वापसी संभव है, और यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कानूनी और राजनीतिक पेंच हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आर्टिकल 370 के हटने के बाद हाल ही में पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद पर वहां काबिज हुए। जम्मू कश्मीर चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, पर आयरनी यह है कि इस चुनाव में भाग लेने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के सपोर्टर रहे हैं। इनमें कुछ तो ऐसी पार्टियां भी हैं जो वहां एक्टिव कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को भी खुला समर्थन देते हैं। ऐसे में यह चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार की भी बात करें तो इनके घोषणा पत्र में भी 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लाने की बात कही गई थी। अब जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए वादे के हिसाब से हाल ही में विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे कहा जा रहा है कि यह 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लागू करने का प्रस्ताव है। पर क्या सच में यह प्रस्ताव आर्टिकल 370 को वापस लागू करने के लिए है? और अगर यह है तो क्या यह प्रस्ताव आगे बढ़ भी पाएगा, या बस ये एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि उनके सपोर्टर्स को फील गुड कराया जा सके? क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्टिकल 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लागू करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए जिन फेवरेबल कंडीशंस की आवश्यकता होगी उनका एक साथ भारत की राजनीति में दिख पाना भविष्य में शायद ही संभव हो, जिसमें से एक फेवरेबल कंडीशन होगा आर्टिकल 370 की वापसी के लिए समर्थन जुटा पाना। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने यह प्रस्ताव पारित तो किया है, पर इसमें पेंच है और इसकी ड्राफ्टिंग कंफ्यूजिंग है, जो आम लोगों को समझ में नहीं आएगी। उनका कहना है कि अगर आप ध्यान से प्रस्ताव को देखें तो इसमें 370 का जिक्र ही नहीं है। प्रस्ताव में बस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दिलाने का या दर्जा देने की बात पर जोर है, जो दरअसल में 370 वापसी का प्रस्ताव कहीं से भी नहीं है। पर यहां इसी बात को उमर अब्दुल्ला सरकार 370 वापस लाने के प्रस्ताव के तौर पर प्रचारित कर रही है। आपको पता ही होगा कि कानून में संशोधन के बाद जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसा करके उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार लोगों में अलगाववादी भावनाओं को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस प्रस्ताव का वहां की सभी प्रमुख पार्टियों ने समर्थन किया है, जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस शामिल है, केवल बीजेपी को छोड़कर। अगर राजनीतिक गलियारों से दूर जम्मू कश्मीर के बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें तो उनका विचार इन राजनेताओं से अलग है। उनके अनुसार 370 अब बस एक इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के भी 5 जजों की बेंच ने भी 370 को वापस लाने की अर्जियों को पहले ही नकार दिया है, जिसके बाद से ही जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और निशान वाली बात पूर्णतः बेमानी हो गई है। पर फिर भी इस आउटडेटेड बात का इस्तेमाल कर राजनीति की रोटी सेकने का काम आज भी कई राजनीतिक पार्टियां वहां कर रही हैं। पर वहां के जागरूक नागरिकों का अब मानना है कि अब आर्टिकल 370 के नाम पर कश्मीरियों को वहां की सरकार और राजनीतिक पार्टियां गुमराह करना बंद करें और कश्मीर की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्हें दूर करने पर अपना ध्यान दें, जिसमें वहां सर्दियों में होने वाली बिजली और पानी की समस्या शामिल है। दोस्तों, आर्टिकल 370 पर इतनी चर्चाओं के बीच क्या यह सोचा जा सकता है कि आर्टिकल 370 को वापस कभी लाया जा सकता है, और अगर नहीं तो इसके पीछे क्या कारण है? आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आर्टिकल 370 का हटना ही एक चमत्कारिक घटना थी, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। हालांकि यह मुद्दा बीजेपी की घोषणा पत्र का हिस्सा था, पर किसी ने भी इसे उस समय शायद ही सीरियसली लिया होगा। और आपने देखा भी कि बहुमत से चुनकर सत्ता में आने के बाद भी सरकार को इस पर काम कर इसे लागू करने में, चुनौतियों से लड़ने में, कानूनी पेंचों को सुलझाने में और समर्थन हासिल करने में 6 साल का समय लग गया। तब जाकर 5 अगस्त 2019 को सरकार जम्मू और कश्मीर से 370 को हटा पाई। यह राह उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी।
वर्तमान सरकार ने इस कानून के छोटे से छोटे लूप होल्स का इस्तेमाल करके इस कानून को हटाने की प्रक्रिया में सफलता पाई। इसमें उन्होंने सबसे पहला कदम संविधान के आर्टिकल 367 को संशोधित कर उठाया, जिसके आधार पर उन्हें 370 के तीसरे खंड में उल्लेखित जम्मू कश्मीर संविधान सभा का जिक्र हटाकर उसके स्थान पर राज्य की विधानसभा दर्ज किया। इस संशोधन के बाद धारा 370(1) के डी खंड में राष्ट्रपति को दिए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धारा 370 को हटाने का आदेश जारी किया गया। 370(1) के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए संशोधित कर सकता है। राष्ट्रपति के इसी अधिकार का उपयोग कर भारतीय संसद में 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। और इस पुनर्गठन के बाद ही भारत का संविधान अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के ऊपर बिना किसी विशेष अधिकार के लागू हो सका। धारा 370 के रिवोक होने के बाद भी इसके बने रहने की डगर आसान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इसकी संवैधानिक वैधता को कानूनी चुनौतियां मिलने लगी थीं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में बीसियों अर्जियां दाखिल की गईं। इसमें मुख्य विवाद यह था कि क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद के प्रावधान को हटाने के लिए सीधे आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकार तो संशोधन के बाद भी राज्य के विधानसभा के पास ही होना चाहिए था। जिस पर केंद्र सरकार ने एक संवैधानिक लूप होल का फायदा उठाते हुए यह तर्क दिया कि पुलवामा हमले के बाद की परिस्थितियों में उस समय राज्यपाल ही राज्य का प्रतिनिधि था, जो संवैधानिक है। इसीलिए राष्ट्रपति ने उस समय वहां के राज्यपाल से मंजूरी ली, जो कानूनी रूप से सही भी था। इस तर्क के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी वैधता को स्वीकारा और उन याचिकाओं को रद्द कर दिया। यह सब सुनने में एक आसान सा प्रोसीजर लग रहा है दोस्तों, पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। सरकार के एक्सपर्ट लोगों के एक्सटेंसिव रिसर्च, योजनाबद्ध कार्य और सही समय पर समर्थन जुटा पाने के चलते 370 को सरकार उस समय हटा पाई, जो भारत की राजनीतिक डाइवर्सिटी में चमत्कार से कम नहीं था। और यही बात इसे वापस लाने के इन प्रस्तावों के लिए भी कही जा सकती है कि इसे वापस लाने के लिए भी ऐसा ही कोई चमत्कार चाहिए होगा। अगर कोई सरकार यह करना चाहे तो उन्हें आर्टिकल 368 के रास्ते आगे बढ़ना होगा, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 368 के अनुसार धारा 370 को वापस लाने के लिए किसी भी सरकार को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 50% विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होगी, जो आप समझ सकते हैं कि एक चमत्कारिक परिस्थिति में ही संभव हो पाएगा। धारा 370 के हटने के बाद से ही जम्मू और कश्मीर में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत तेजी से काम शुरू हुए हैं। आतंकवादी समूहों की एक्टिविटी भी घाटी में कम हुई है। हाल ही में हुए शांतिपूर्ण चुनाव कश्मीर में आ रहे इन बदलावों का सबूत है। साथ ही वहां टूरिज्म भी अब बढ़ने लगा है। ऐसे में कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे वह कश्मीरी हो या देश के किसी भी हिस्से का, 370 की वापसी नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।